Good morning, class 7. So we are doing chapter number 5, language of chemistry. और लास्ट क्लास में हमने किया था characteristics of chemical reaction and we started, हमने characteristics start किए थे पढ़ने, ठीक है. So we started from change of color. कुछ reactions में हमने देखा कि when copper carbonate it's heated, ठीक है, तो उससे हमें कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है जो इनिशियली कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है बट जो कॉपर ऑक्साइड बनता है वो ब्लैक कलर का होता है. तो यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिला. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट एंड स्मेल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम गैशियस टू सॉलिड, फ्रॉम गैशियस टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैशियस टू गैशियस स्टेट, राइट, सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट. तो बहुत सारे इक्वेशंस हमने ऐसे देखे जिनमें स्टेट भी चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, ठीक है, गैशियस से सॉलिड में चेंज हो रहा है. अब चेंज ऑफ स्मेल, कोई भी चीज़ जब हमने ब्रेड का एग्जांपल देखा था कि कोई भी चीज़ जब केमिकल रिएक्शन के अंडरगो प्रोसेस में जाती है तो वो स्मेल कुछ उसमें चेंज हो जाती है, उसमें एक अलग सी स्मेल देखने को मिलती है. जैसे ब्रेड डिकम्पोज होने के बाद एक रॉटन सी स्मेल आती है. तो कलर चेंज एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कलर चेंज. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है उसका चेंज ऑफ स्टेट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसका चेंज ऑफ स्मेल. ओके, देन वी डिड इवोल्यूशन ऑफ गैस. कुछ केमिकल रिएक्शंस में जब केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक हमने आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की करी थी, उस केमिकल रिएक्शन में जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आयरन के फिलिंग्स डाले थे, तो जब वो दोनों रिएक्ट होते हैं तो इसमें एक गैसेस की जो बबल्स होती है वो इवॉल्व होती हुई हमें दिखाई देती है. वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, राइट, सो हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है. तो हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में हमें वहाँ दिखाई देती है, ठीक है. सो दीज आर सर्टेन रिएक्शंस जहाँ पर गैसेस इवॉल्व होती हैं एंड सच प्रोसेस in which gases bubbles are formed. Formation of gas bubbles in a liquid during a chemical reaction is termed as effervescence. ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. एफरवेसेंस का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन अगर गैस की बबल्स फॉर्म होती हैं इन द प्रोडक्ट, दैट is called effervescence. That process is called effervescence. Okay, तो next हमारा characteristic है precipitate form. This term is also new for you. Precipitate का मतलब होता है एक ऐसा insoluble solid substance. Suppose हम दो solutions को आपस में mix कर रहे हैं, right? Suppose जैसे यहाँ पे first equation दिया है AgNO3. This is silver. Ag is silver and NO3 is nitrate. तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है. जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें नाइट्रिक एसिड और सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दो नई चीज़ें बन रही हैं. यहाँ पर सी फर्स्ट इक्वेशन जैसी हमारी है AgNO3, ठीक है, वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. देन इट इज फॉर्मिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर क्लोराइड. ओके, ये Ag यानी कि सिल्वर, ये Cl यानी कि क्लोरीन, ये दोनों आपस में कंबाइन होके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं. और ये H और ये NO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है. ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और ये आपस में कंबाइन हुए, ठीक है. तो इनसे हमें दो नई चीज़ें मिली, ये हमारी प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे एंड ये हमारे रिएक्टेंट है. दीज टू आर रिएक्टेंट्स एंड दीज टू आर दी प्रोडक्ट्स. नाउ यहाँ पे एक तो हमें नाइट्रिक एसिड मिला, दूसरा ये जो सिल्वर क्लोराइड हमें मिला है. एक्चुअली जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं और ये दो नई चीज़ें इससे बनती हैं तो ये जो चीज़ बनी है ये मिल्की वाइट कलर का बनता है. प्रेसिपिटेट का मतलब है जब ये दो सॉल्यूशंस हमने आपस में मिक्स किए
उससे जो नया सोल्यूशन बनेगा उसमें ये चीज़ अलग दिखाई देगी। सपोज टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों चीज़ें मिक्स की हैं, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब उसी टेस्ट ट्यूब में ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो हमें नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट अलग से दिखाई देगा। प्रेसिपिटेट का मतलब ही है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें अलग से दिखाई देगा उसके अंदर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मतलब जो उसमें घुलेगा नहीं, अब अलग से फॉर्म हो जाएगा। सो इट इज़ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस रिएक्ट। एक्चुअली ये जो दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं ये आपस में सॉल्युबल हैं, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके रिएक्शन की वजह से जो दो नई चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ पर एक ऐसा हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड दिखता है। उस सॉल्यूशन के अंदर वाइट कलर बिल्कुल अलग से होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने सपोज करो कि आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसमें आपने पेंट की एक दो ड्रॉप्स डाल दी वाइट पेंट की, तो वाइट पेंट उसमें घुलेगा नहीं, उसमें अलग से दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर वैसा ही प्रेसिपिटेट कुछ बनता हुआ सा दिखाई देता है, वो इनसॉल्युबल होगा, राइट। सो different reactions between two solutions resulting in formation of precipitate। ये कुछ ऐसी reactions हैं, कुछ ऐसे solutions हैं जो आपस में जब react करते हैं तो उन सब में कोई ना कोई precipitate बनता है। मतलब ये जो आपस में, जैसे फर्स्ट में सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले तो नाइट्रिक एसिड बनेगा और उसमें मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, राइट। ये जो एरो है डाउनवर्ड एरो, इट शोज सिंबलाइजेज द प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट शो करता है कि यहाँ प्रेसिपिटेट बना है। अगर हमने किसी भी चीज़ के आगे लिखा है जैसे CuOH2 कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसके आगे हमारा एरो लगा हुआ है ऐसे, इट मीन्स यहाँ ये प्रेसिपिटेट है। तो दिस एरो सिंबलाइजेज द प्रेसिपिटेट। सेकेंड है आयरन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बना और जो प्रेसिपिटेट बनता है वो है आयरन हाइड्रोक्साइड, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। जैसा कि देखिए, सी इन दिस डायग्राम आयरन हाइड्रोक्साइड और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज सीन। यहाँ पे नीचे आपको इंसॉल्युबल सा सब्सटेंस दिख रहा है, तो ये प्रेसिपिटेट है। जब ये दो चीज़ें आपस में मिली, दैट टाइम जब ये दो चीज़ें आपस में मिली उसके बाद सोडियम सल्फेट बना। जो लाइट ग्रीन दिख रहा है सोडियम सल्फेट है, जो डार्क ग्रीन डर्टी ग्रीन दिख रहा है दैट इज़ दी आयरन हाइड्रोक्साइड, ओके। ऐसे ही कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दिस इज़ द प्रेसिपिटेट। ये पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है, लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जब दो सॉल्यूशंस आपस में मिलते हैं तो एक जो नई चीज़ बनाते हैं प्रेसिपिटेट, वो अलग से कलर में हमें दिखाई देता है, विच इज़ देन नॉट सॉल्युबल इन दैट। अलग से प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखाई देगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द प्रेसिपिटेट। ये तो कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ओके। यू हैव टू गो थ्रू दीज इक्वेशंस वेरी वेरी केयरफुली। एक एक आपको सिंबल पता है तो यू नो हाउ टू रीड इट, कि Ag है सिल्वर, NO3 है नाइट्रेट, राइट। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने पहले भी आपको चैप्टर्स में बोला था दैट यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूलाज। सिंबल्स आपको लर्न है तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। Fe आयरन है, SO4 सल्फेट है, सो दिस इज आयरन सल्फेट। Na सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम है, SO4 सल्फेट है, तो दिस इज सोडियम सल्फेट। लाइक दैट यू हैव टू read that, okay. So this is precipitate form. So third characteristic is precipitate form. Next characteristic is heat evolve. Evolve होना means heat release होना, okay. तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब दो चीज़ें आपस में मिलेंगी सपोज, तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल
इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इज ईदर ऑब्जॉर्ब्ड और रिलीज। या तो किसी केमिकल प्रोसेस को होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है सराउंडिंग से, राइट, या फिर किसी केमिकल प्रोसेस को होने के लिए जब केमिकल प्रोसेस होता है उसमें हीट जनरेट होती है, लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। तो सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। हम मैच स्टिक जलाते हैं, हम लाइट बल्ब जलाते हैं, ठीक है। तो जो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, आपने थोड़ी देर बाद देखा होगा उसके अंदर भी कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ठीक है। बल्ब जल रहा है, उसके अंदर बहुत केमिकल प्रोसेस के थ्रू जितना भी प्रोसेस होगा उसके बाद जो बल्ब जलेगा, बल्ब जलने के थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर, उसकी वजह से जो बल्ब गर्म हुआ है, तो उस प्रोसेस में हीट लिबरेट हुई है या हीट इवॉल्व हुई है। सो यहाँ पे हीट एनर्जी लिबरेट हुई है, ठीक है। इसकी वजह से हमें वो गर्म लगता है। कुछ अगर आपने सपोज हम फ्रीज़र से आइस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट होती है? बिकॉज उसने अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग की हीट लेकर वो मेल्ट हुई। मतलब उस प्रोसेस को होने के लिए, आइस को मेल्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हीट इज टेकन, जिसमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है प्रोसेस होने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें हीट इन्वॉल्व है। और जिसमें हीट जनरेट होती है दैट इज इवॉल्व, ठीक है। सो there are two types of reactions. A chemical reaction in which heat is evolved, जिसमें heat energy generate होगी as a product, वो exothermic होती हैं। So exothermic reactions means those reactions in which heat is evolved, heat energy निकलती है। जैसे लाइट बल्ब था, उसमें as a result बल्ब गर्म हो जाता है, so that is exothermic। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को होने के लिए, कैरी फॉरवर्ड होने के लिए। और केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, लाइक जो आइस का एग्जांपल मैंने आपको दिया, दैट इज एंडोथर्मिक, बिकॉज उस रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ी। डिफरेंट रिएक्शंस में बी स्टडीड बिटवीन रिएक्टेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटलिस्ट और अदरवाइज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन और रिलीज ऑफ हीट। In an exothermic chemical reaction, this triangle sign at the end of the reaction represents heat। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था, ये जो ट्रायंगल का साइन होता है दिस रिप्रेजेंट्स हीट, ओके, ट्रायंगल साइन। सो सपोज हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हमने पानी में डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है या एक ग्लास है, उसमें हमने पानी लिया, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें बना, मतलब इन दोनों का जो सोल्यूशन बना, उसकी वजह से वो ग्लास में हल्का सा गर्म फील होगा। गर्म हुआ मतलब इन दोनों के रिएक्शन से उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। सो हीट प्रोड्यूस हुई मतलब हीट जनरेट हुई है या हीट इवॉल्व हुई है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसमें हीट एनर्जी एज अ रिजल्ट निकल रही है, ठीक है। बिकॉज हम ग्लास जब गर्म फील होगा तब हमें वो फील हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इन दिस V2O5 दिस इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये हम एरो के ऊपर जहाँ भी लिखते हैं V2O5, सपोज यहाँ लिखा है, लेट्स सी, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 यहाँ पर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है वो हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, बट कैटलिस्ट एक्चुअली में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को ऑल्टर करने में, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो
SO3 बना किसकी प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो एक कैटलिस्ट है, ओके। और इस प्रोसेस में भी हीट इवॉल्व होती है, सो इट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट साइड में हीट या ट्रायंगल का साइन दिख रहा है वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। और अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे या एरो के ऊपर आपको ट्रायंगल साइन दिखता है वो एंडोथर्मिक होंगी, मतलब रिएक्शन को होने के लिए अगर हीट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक है, बट रिएक्ट होने के बाद अगर हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। दीज ऑल आर एक्सोथर्मिक। नाउ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एवरीडे लाइफ में, जैसे मैंने आपको बर्निंग ऑफ मैच स्टिक बताया, लाइट बल्ब बताया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, सो दीज ऑल आर एक्सोथर्मिक क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, ठीक है। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस होने के लिए या बढ़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं, किन किन सर्कमस्टेंसेज में वो केमिकल रिएक्शंस कैरी होगी, फर्दर बढ़ेगी आगे। So conditions which bring about chemical reactions or changes. A chemical reaction between substances takes place when in close physical contact with one another or by supply of energy. कोई भी रिएक्शन कब होगी, जब या तो सपोज दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कब होती हैं, या तो बिल्कुल क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में हो, बिल्कुल पास पास हो, जैसे आयरन है और सल्फर है, ठीक है, या आयरन है और मैग्नेट है, वो दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कब होंगी, जब पास में रखेंगे तो अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, मतलब उनमें कांटेक्ट होगा तभी वो आपस में अट्रैक्ट होंगी। सो या तो क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हो या फिर उनमें हम एनर्जी सप्लाई करें जिसकी हेल्प से वो रिएक्शन आगे बढ़े। क्लोज फिजिकल कांटेक्ट इनिशिएट्स collision of particles to take place necessary for a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए उनके पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होना या अट्रैक्ट होना ज़रूरी है, जिसके लिए वो आप फिजिकल कांटेक्ट उनका ज़रूरी है, ठीक है, जब पास पास होंगे तभी वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट की। हम पढ़ रहे हैं द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, जब जो दो चीज़ें आपस में पास पास होंगी या उनको हम मिलाएंगे एक दूसरे में तो वो रिएक्ट कर सकती हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इफ द रिएक्टेंट आर प्लेस सेपरेटली, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स ऑन पाउडरिंग एंड मिक्सिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनिशिएटिंग फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल, आयोडीन और फॉस्फोरस when brought in close contact they react explosively। आयोडीन और फॉस्फोरस को जब हम बिल्कुल पास मिला देते हैं तो वो एक्सप्लोसिव की तरह रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम और कोल्ड वाटर को दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इन ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ऐसे ही पोटेशियम और कोल्ड वाटर है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो भी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट, एक्सप्लोसिव का मतलब पता है ना, जो एकदम बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव जो जैसे बॉम्ब्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। सो आयोडीन और फॉस्फोरस एक्सप्लोसिव रिएक्शन व्हेन आयोडीन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद फॉस्फोरस। आयोडीन और फॉस्फोरस को जब हम मिलाएंगे तब वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज जब वो दूर दूर होंगे तो वो नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है। पोटेशियम रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर एक्सप्लोसिव रिएक्शन। पोटेशियम को हमने कोल्ड वाटर में डाला है, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर वो बिल्कुल एक्सप्लोजन के साथ, जैसे आपने फायर क्रैकर देखे हैं ना, वो जैसे फुलझड़ी हम जलाते हैं, जैसे ही हम उसमें माचिस लगाते हैं वैसे ही वो एकदम स्पार्क के साथ एक्सप्लोसिव की तरह जैसे पटाखे फूटते हैं, तो उस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकेंड है बाय कांटेक्ट इन सोल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन थी या तो वो पास पास हो, सेकेंड कंडीशन है हमारी बाय कांटेक्ट इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के कांटेक्ट में अगर आती है कोई भी चीज़ तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। सब लाइक कोई भी एसिड, सपोज कोई एसिड है, एसिड एंड बेस दे रिएक्ट इन सोल्यूशन स्टेट ओनली। एसिड्स और बेसिस आपस में तभी रिएक्शन करेंगे जब वो सोल्यूशन स्टेट में होंगे।
कोई भी बेस एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है। लाइक यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, सेकेंड कंडीशन में किसी भी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे हमने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सोल्यूशन स्टेट ओनली। aqueous solution of sodium chloride and silver nitrate gives a white precipitate of silver chloride। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, सिल्वर क्लोराइड मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। जब सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो यहाँ एक प्रेसिपिटेट बना। तो वो प्रेसिपिटेट बना कैसे, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में दोनों मिले, राइट। तो बाय कांटेक्ट इन सोल्यूशन, सोल्यूशंस के कांटेक्ट से जब दो सोल्यूशन आपस में मिल रहे हैं, किसी सोल्यूशन में हम किसी सॉल्ट को डाल रहे हैं तब भी प्रेसिपिटेट बन सकता है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी फिजिकल कांटेक्ट की, जब दो चीज़ें आपस में पास पास होंगी तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जब कोई चीज़ किसी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तब केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ओके। जब हम किसी रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई का मतलब है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ये सिंपल सॉल्ट है, खाने का नमक, ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी के साथ घोलते हैं, मिक्स करते हैं और हम उसको वैसे ही छोड़ दें, एक ग्लास में हमने नमक लिया, ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। एक इन अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन वी ऐड सोडियम क्लोराइड, उसको वैसे ही छोड़ दें, हल्का सा हिला दें तो वो घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा। वैसे ही अगर हम पानी में चीनी डाल दें और उसको स्पून से मिला दें तो वो टाइम लगाएगी। बट इसी पानी को अगर हम गर्म कर दें, हीट कर दें, मतलब हमने इसको एनर्जी दी है, हीट एनर्जी दी है, तो इसको गर्म करने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइट। सो ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए बाय सप्लाइंग एनर्जी का क्या मतलब है। सप्लाई एनर्जी, सप्लाई मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस चीज़ को गर्म करने की वजह से वो रिएक्शन फास्ट हो गई, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी सप्लाई भी ज़रूरी होती है कई बार। सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय हीटिंग द रिएक्टेंट्स टुगेदर। दो रिएक्टेंट्स को, यानी कि जो दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, अगर हम उन्हें हीट कर दें तो देन द स्पीड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। सो ऑन हीटिंग द रिएक्टेंट्स द रिएक्टिंग पार्टिकल्स कोलाइड स्विफ्टली विद ग्रेटर इंटेंसिटी। बहुत तेज़ी से वो फिर कोलाइड करते हैं और जल्दी मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक क्लोराइड व्हेन इट इज़ हीटेड इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Reaction of nitrogen with oxygen. Nitrogen and oxygen 3000 degrees Celsius per. This is heat. This is the temperature on which these two are reacting. They form nitrous oxide. Okay. Next, this is heat energy by supplying heat energy. ठीक है. This is light energy. Some chemical reactions takes place in the presence of light. कुछ reactions ऐसी होती हैं जो light की presence में ही होती हैं. One very common example is photosynthesis, जो natural sunlight की presence में होती है. In presence of light, the molecules of the reactants absorb light energy and collide swiftly and react rapidly. Light energy की वजह से ही वो reactions take place करती हैं. Okay, for example, photosynthesis in plants. What happens in photosynthesis? Plants need they need carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight, and as a result, they form glucose for them. This is the food for the plant, and they gives out oxygen. यही तो होता है photosynthesis में. So here also they are using which form of light? Which form of energy? This is light energy, which is taken directly from the sun. And reaction of hydrogen with chlorine
In presence of diffused sunlight gives hydrogen chloride. The reaction is slow in diffuse sunlight and explosive in direct sunlight. Hydrogen and chlorine, when in presence of sunlight they react, they form hydrogen chloride. Okay. सिल्वर सॉल्ट्स, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्वर सॉल्ट्स, जितने भी सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे AgBr है, ठीक है, सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स हैं, लाइक सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जितने भी सिल्वर सॉल्ट्स हैं, इनको हमेशा डार्क कलर के बॉटल्स में रखा जाता है. ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में कभी नहीं रखा जाता, क्योंकि सिल्वर सॉल्ट्स सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. तो इसीलिए उनको ऐसी बॉटल्स में रखा जाता है जिन पे सनलाइट का असर कम हो. डार्क कलर, ब्लैक कलर की बॉटल में रखा जाएगा. जितने भी सिल्वर सॉल्ट आप देखोगे, अगर किसी बॉटल में सिल्वर ब्रोमाइड लिखा है, ठीक है, तो वो बॉटल हमेशा ब्लैक कलर की या डार्क कलर की होगी. तो सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर बॉटल्स बिकॉज सिल्वर सॉल्ट्स दे डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज हो सकते हैं, इसलिए उनको डार्क कलर बॉटल्स में ही रखा जाता है जब भी हम उनको स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट इज बाय सप्लाइंग एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट हमने हीट एनर्जी पढ़ा, बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी. सेकेंड इज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी की रिएक्शंस, लाइट एनर्जी के रिएक्शंस. थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोसेस होते हैं, और यू कैन से दैट दीज रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट when we pass electric current through the reactants. Like certain chemical reactions are brought about by passage of an electric current through the reactants. Such reactions are also called electrochemical reactions. So such reactions are called electrochemical reactions. Now why electricity dissociates in the reactants in molten or solution state into ions which are charged particles and hence respective products are obtained. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्यों करते हैं हम इन प्रोसेस को होने के लिए? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो रिएक्टेंट है, सपोज यहाँ पर वाटर है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, भले ही वो मोल्टन स्टेट में हो या सोल्यूशन स्टेट में, जैसे वाटर है, ओके. तो ये वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये डिफरेंट आयंस में लिबरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है. तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स उसमें लिबरेट होते हैं. Okay, pure water is a poor conductor of electricity and hence on addition of dilute acid to water, the acidified water conducts electricity. Pure water जो होता है वो it is a very poor conductor of electricity. अगर पानी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा तो it will not conduct electricity at all. But pure water is a poor conductor of electricity and hence on addition of dilute acid, इसमें dilute acid हम ऐड करते हैं तब वो acidified water बनता है और वो electricity को conduct करता है, right? So this is called electrolysis of acidified water. electrolysis का मतलब है जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और पानी मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, ठीक है. जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में अलग अलग हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, अगर पानी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा, बिल्कुल क्लाउड से कंडेंस होके जो पानी निकलता है, लेकिन वो हम तक प्योर फॉर्म में पहुंचता नहीं है, तो बिल्कुल प्योर वाटर अगर 100% प्योर है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. बट क्योंकि पानी में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है. हमें गीले हाथों से अगर हम स्विचेस को टच करते हैं कई बार शॉक लगता है, तो वो जो पानी है वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ मिनरल्स एडेड होते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो करंट पास करता है. अगर वो प्योर होता तो हमें वहाँ पे करंट नहीं लगता. नेक्स्ट कंडीशन है प्रेशर की. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर टेक प्लेस करती हैं.
Some chemical reactions takes place on subjecting the reactant to pressure. जो reactants होंगे उनमें pressure apply करने की वजह से वो the reactions takes place. Pressure causes the reacting molecules to come together. Because of the pressure, these reactants, the molecules of the reactant, they come closer, collide with each other with greater intensity, and then the reaction proceeds. Like for example, in the production of ammonia is NH3. Nitrogen and hydrogen combines to form ammonia, and heat is also liberated. So this is a type of exothermic reaction. क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combines at 200 atmospheric pressure. They form ammonia and liberates heat, right, in the presence of iron at 450 degrees Celsius. Okay, तो Fe is the catalyst here. Catalyst क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, राइट. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन at temperature of about 450 degrees C is subjected to high pressure of around 200 atmosphere. The reaction is exothermic, that is heat is given out, okay, and the product form is ammonia gas. So this is ammonia gas. Solid reactants and solutions are not affected by change in pressure. जो भी दो सॉलिड अगर आपस में मिलेंगे या दो सॉल्यूशंस आपस में मिलेंगे तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. बट ये दोनों गैसेस हैं. दो गैसेस में यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आयरन की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कंबाइन होती हैं तो वो अमोनिया गैस बनाती हैं और हीट एनर्जी लिबरेट होती है. दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अगर यहाँ प्रेशर नहीं होता तो ये नहीं बनता. बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जल्दी होता है, ग्रेटर इंटेंसिटी से होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, और राइट. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में तेज़ी से कोलाइड होते हैं, ग्रेटर इंटेंसिटी से कोलाइड होते हैं और रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज बाय सप्लाइंग एनर्जी कैटलिस्ट. ठीक है, यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी का रोल पढ़ा, यहाँ हमने प्रेशर का रोल पढ़ा. ओके, नेक्स्ट इज दी कैटलिस्ट. कैटलिस्ट अभी मैंने आपको बार बार टर्म आ रही है कैटलिस्ट, अभी बताया था. व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं कैटलिस्ट, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. इट मे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सम मे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सर्टेन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस by the use of a catalyst. Catalysts are the substances which alters the rate of reaction. Alter means change करना. They may increase and they may decrease the rate of reaction, but they does not take part in the reaction. जैसे यहाँ पर हमने अमोनिया की प्रोडक्शन में आयरन कैटलिस्ट था, बट आयरन रिएक्ट कहीं नहीं हुआ है, आयरन की प्रेजेंस में हुई है. कैटलिस्ट का सिर्फ रोल यहाँ पे रिएक्शन के रेट को चेंज करना है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का नहीं है, सिर्फ वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है. एंड इट इटसेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. और जैसे यहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, सपोज अमोनिया में अमोनिया और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हो रहा है, प्लेटिनम, यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्लेटिनम. एरो के ऊपर जो भी अगर नेम लिखा होता है किसी एलिमेंट का, मीन्स दैट इज़ द कैटलिस्ट. और ये एरोज, जहाँ भी एरो बना होता है, एरो के ऊपर नीचे जो चीज़ें लिखी होती हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, मीन्स वो उनकी प्रेजेंस में हो रही है इक्वेशन. सो अमोनिया एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट दिस टेम्परेचर एंड फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड water, and heat is liberated. This is also exothermic reaction. So ammonia and oxygen in the presence of catalyst platinum, platinum arrow के ऊपर लिखा है, ये catalyst है, and at the temperature of about 800 degrees Celsius forms nitric oxide and water.
So this reaction is exothermic because heat is given out, राइट. तो अगर यहाँ हीट इसके ऊपर बनी होती तो ये एंडोथर्मिक होती, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए अगर हीट की ज़रूरत होती तो वो एंडोथर्मिक होती, बट हीट यहाँ है प्रोडक्ट साइड में, सो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं. कैटलिस्ट आर एक्चुअली दो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं. दे मे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे मे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दोज कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव, and those catalyst which decreases the rate of reaction are called negative catalyst. Okay, MnO2 manganese dioxide is a positive catalyst over here in this reaction because ये यहाँ पर इस reaction की rate को speed up कर रहा है. Negative catalyst is a catalyst which decreases the rate of chemical reaction like phosphoric acid in the decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is H2O2. उसको decompose होने में जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है H3PO4 दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड, ये यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट है क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के रेट को वो स्लो डाउन करता है. एंड प्रोमोटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं. एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंटली कैटलिस्ट वर्क करता है, उसको एफिशिएंटली वर्क करने में प्रोमोटर्स प्रमोट करते हैं, कैटलिस्ट को अपना काम करने में हेल्प करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट को अपना काम करने में एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, तो दीज आर प्रमोटर्स. लाइक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जो हमने अभी पीछे लास्ट पेज पे पढ़ा था 65 पेज पे, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया द कैटलिस्ट यूज्ड इज आयरन. सो व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस दे फॉर्म अमोनिया एंड हीट इज लिबरेटेड. ठीक है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ हियर यूजिंग कैटलिस्ट आयरन and promoter molybdenum. Iron is a catalyst and molybdenum is a promoter. Promoter means this MO or molybdenum will improve the working of iron over here, right? So molybdenum is a promoter which improves or which helps the iron to इन दी केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो मॉलिब्डेनम यहाँ पर आयरन को हेल्प करता है, प्रमोट करता है आयरन की एफिशिएंसी को यहाँ पे बढ़ाने में. सो दिस इज द प्रमोटर यूज्ड ओवर हियर एंड द टेम्परेचर इज 200 एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज द conditions necessary for chemical reaction. We will just quickly recap that. So हमने in this chapter chemical reaction term पढ़ा था, right? Reactants, products, what are reactants, what are products, then characteristics of a chemical reaction, कौन कौन से characteristics होते हैं, change of color, okay, then change of state and smell, right, then evolution of gas, precipitate form, these all are the characteristics. Then heat, evolve or released, this is also a characteristic. Then next is the conditions necessary for a chemical reaction. The next topic था हमारा conditions, उसमें close physical contact, by contact in solution, okay, then by supplying energy like heat energy, light energy, electricity, pressure. ये 4 conditions हमारी energy की हैं, heat energy, light energy, supplying energy and pressure. Then catalyst. Catalyst those substances which alters the rate of reaction. उसमें positive catalyst हैं जो रेट को बढ़ाते हैं रिएक्शन की, नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन रेट को कम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर केमिकल इक्वेशन. हाउ वी विल डू दिस टॉपिक, विल डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, बट जर्नल आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं इसका. केमिकल इक्वेशंस जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, केमिकल इक्वेशंस में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है. लेफ्ट हैंड साइड इज़ द रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड इज़ द प्रोडक्ट साइड. ओके, लास्ट चैप्टर में भी वी हैव डन दिस टॉपिक
थोड़ा बहुत किया है. सो यू हैव जस्ट हैव टू रीड द पेज. उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. नाउ टिल नाउ पेज नंबर 66 तक हमने किया है. तो यू विल attempt the question answers. Question number 1 to 5 I gave you in the last class. 1 to 4, sorry. Okay. Now question number 5, 6, 7, 8. Okay. Then 9. Question number 9 तक आप अभी ट्राई करेंगे. ठीक है. Just try to find out the question answers by yourself. Then in case you find any difficulty, then ask. Okay. Then you can ask me, but at least आप अपने आप चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ डाउट, तभी आपको डाउट भी समझ में आएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में डाउट हो रहा है जब आप चैप्टर पढ़ेंगे. आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, ऑडियो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको डाउट भी नहीं आएंगे. ये बहुत सारे न्यू टर्म्स भी हैं, हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना. तो गो थ्रू द चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली. आफ्टर दैट ट्राई टू अटेम्प्ट दीज. Still you find a difficulty, then I'm here. Okay, then you can ask. So next we'll do in the next class. Till then, thank you.